हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका आज की इस लाइव सेशन में। मैं ज़रा कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी पढ़ाना शुरू करने से पहले ये चेक कर लूँ कि आप तक वॉइस और वीडियो ठीक पहुंच रही है। तो आप प्लीज़ एक थम्स अप के ज़रिए मुझे बता दें सब ठीक है। इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट तो हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग नरेंद्र कुमार, लोकेश शर्मा, हाय। मनीष बेनीवाल, गुड इवनिंग। जशन नेगी, शायद नागी लिखा है, गुड इवनिंग, फाइन, थैंक यू नरेंद्र कुमार। संदीप चौधरी, गुड, इट मीन्स ऑल इज राइट, एवरीथिंग इज ओके। हाँ, थैंक यू। चलिए, हम क्या कर रहे थे कल नरेशन में, कुछ बड़े सेंटेंसेस में हमने एरर फाइंड करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक समझ भी आया। आपके थम्स अप बता रहे थे ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है। और आज जैसा कि आपकी डिमांड भी थी, 2-3 दिन से आप मैसेजेस कर रहे थे सर बड़े सेंटेंसेस दूसरे टॉपिक्स पे लाएं और उस पे हम स्पॉटिंग एरर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज एक बार टेंसेस के ऊपर ही हैं। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, वो भी टेंस का ही हिस्सा है। कंडीशनल भी उधर ही ले जाते हैं आपको। वर्ब का स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भी वो उधर ही जा रहा है ना। जहां जहां वर्ब यानी वर्ब का ही सारा खेल चल रहा है। टेंस पहचानते हैं तो वर्ब से पहचानते हैं। मैं आपके सामने बड़े सेंटेंसेस स्पॉटिंग एरर के रखने से पहले कुछ छोटे सेंटेंसेस के जरिए कुछ समझाना चाहता हूं, जिससे आप वहां तक पहुंचें और आपको कोई परेशानी ना हो। चंदन यादव, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर हैं। रेड लाइन से मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया है ताकि देखने में आपको परेशानी ना हो, एक बड़ा पैराग्राफ ना लगे। कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर हैं, हम उनमें देखेंगे कि छोटे सेंटेंसेस हैं, इसलिए छोटे सेंटेंसेस में पहले मिस्टेक देख ली जाए। जैसे कि फर्स्ट में, तो मेरे साथ साथ चलिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा। I did not went there to buy books for you. I did not went there to buy books for you. क्या इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? आप इसका हिंदी मीनिंग जो जिस तरह आप करते हैं, एक बार मीनिंग जरूर जानते हैं, जानना भी चाहिए, पता तो चले लिखा क्या है। हिंदी मीनिंग इसका क्या होगा कि मैं उधर गया नहीं। कहाँ नहीं गया? आपके लिए पुस्तकें लेने, आपके लिए बुक्स लेने में गया नहीं, है ना। तो क्या आपको जो कुछ इसमें नज़र आ रहा है उसमें अगर आपका सीधा आंसर भी आता है सर इसकी जगह ये होगा, तो मैं आपको वहाँ हम ये देखेंगे ये सेंटेंस हमें क्या सिखा जाता है। बात बेशक छोटी सी है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस हमें क्या सिखा गया, ताकि आगे बड़े सेंटेंसेस को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। क्या आना चाहिए? हाँ ठीक है, वेंट यहाँ सेकेंड फॉर्म है। क्या आना चाहिए? यस, जस्सी जस लिखते हैं, सही आंसर दिया। यहां क्या होना चाहिए? वेंट की जगह क्या होना चाहिए? गो होना चाहिए। देखिए ये सेंटेंस क्या सिखा गया हमें। जिन्होंने आंसर दिया ठीक है, जो अभी दे रहे थे आंसर, देख रहे थे, जब आप किसी भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। ये सेंटेंस हमें क्या सिखा गया कि जब आप सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 और सिंपल पास्ट में डिड नॉट प्लस V1 होना चाहिए। सेकेंड फॉर्म ये जरूर बताती है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट जा रहा है, इतना जरूर बताती है, लेकिन नेगेटिव था तो डिड नॉट वेंट नहीं, डिड नॉट गो होना चाहिए। छोटी सी बात सिखा गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज टू गिव देम एन अपॉइंटमेंट। आंसर ठीक है आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड सेंटेंस देखिए, द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर दिया, टू गिव देम एन अपॉइंटमेंट, टू गिव देम एन अपॉइंटमेंट। डायरेक्टर साहब ने अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। क्या सीखे? यहां हमें आंसर आपका सही आ रहा है। मैंने यहां छोटी छोटी बातें लिखी जो आपको आती हैं, मैं यहां सिखा नहीं रहा। सेंटेंस हमें क्या बता गया, इट मीन्स क्या हमें दिमाग में रखना चाहिए जहां हम बोलते समय कई बार हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं, या सेंटेंस स्पीड से पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता इसमें क्या गलती है, ठीक तो जा रहा है। ठीक है, आपने पहचान लिया। क्या पहचाना? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपका आंसर ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए यहां? गिव, टू गिव, टू गो, टू कम, टू रन, टू प्ले। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हमें ये सिखा गया। सिखा गया मीन्स अभी आने वाले बड़े सेंटेंसेस में आप यहां ध्यान देते हुए सेंटेंस को देखेंगे कि किस तरह की मिस्टेक है। They wanted to hold a meeting of all the employees. सेंटेंस नंबर 3 कर रहे हैं हम। They wanted to hold a meeting of all the employees. अगर इस सेंटेंस का मीनिंग आप जान पाए तो क्या मीनिंग बनता है? वो क्या चाहते थे? एक मीटिंग का आयोजन करना चाहते थे सभी कर्मचारियों की। किसकी मीटिंग? सभी कर्मचारी। वे सभी कर्मचारियों की एक मीटिंग बुलाना चाहते थे, मीटिंग आयोजित करना चाहते थे। ओके, ये सेंटेंस भी आपको क्या बताया जाता है कि टू फर्स्ट फॉर्म सेम चीज आ रही है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। होल्ड हेल्ड को हम बहुत ज्यादा यूज सेंटेंसेस में हमें नजर नहीं आता, पूरी बुक में भी पढ़ते हैं तो बहुत कम सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये वर्ब आती है। ठीक है, चलो आगे, पहचान लिया आपने, गुड। नंबर 4, आई थिंक, मेरे ख्याल से स्पीड से सेंटेंस को पढ़िए और मुझे बताइए कि ये सेंटेंस हमें क्या सिखा जाता है। जैसे ये सिखा गया टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड नहीं। फर्स्ट वन सिखा गया है कि जब आप सिंपल पास्ट का नेगेटिव बना रहे होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं डिड नॉट के बाद। ठीक है, नंबर 4 क्या सिखा गया हमें? आई थिंक दैट रोहित माइट हैज टेकन योर ग्रामर बुक। और जिनकी स्पोकन थोड़ी बहुत भी अच्छी है, बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड, थोड़ी बहुत भी आप बोल लेते हैं, वो बोलने से ही सेंटेंस को पहचान लेंगे यहां गड़बड़ है। वेरी गुड, जैसी जस आंसर राइट है। यहां मेरे साथ क्लास में बैठे बच्चे भी सही आंसर बता रहे हैं। सिखा क्या गया कि किसी भी मॉडल के ठीक बाद हैव तो आ सकता है लेकिन हैज नहीं। क्या आना चाहिए यहां? हैव। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि बात किसकी हो रही थी? रोहित की। सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज ही आना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है रोहित, उस हिसाब से तो हैज आना चाहिए, क्योंकि हैज और हैव को जिस तरह हम देखते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है, तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ तो हैज आता है। तो हमने देखा यहाँ मॉडल के ठीक बाद कभी भी हैज का यूज। ठीक है, बेशक आपको मालूम था, एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। हाँ, आप यहाँ सही आंसर दे रहे हैं सर, ऐसा ही होता है। नंबर 5, द गवर्नमेंट शुड रिकंसीडर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेंटेंस कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा। आपको मालूम है रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? रोक लगाना। आपको ये मालूम है रिकंसीडर मतलब फिर से विचार करना, है ना। जैसे ये गवर्नमेंट को किसानों के बिल पे एक बार फिर से विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट ने विचार किया तो अपना फैसला सुनाया, ठीक है। रिकंसीडर्ड मतलब पुनः विचार करना, ठीक है। देखते हैं क्या आना चाहिए 5 नंबर में। द गवर्नमेंट शुड रिकंसीडर द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। इम्पोज्ड का मीनिंग है यहाँ लगाई गई, थोपी गई, लगाना। वो लगाना वर्ड जो यहाँ लगाना यूज हो रहा है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोपना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाना, रोक लगाना, इस पर गवर्नमेंट को पुनर्विचार करना चाहिए, ठीक है।
आपने देखा इस सेंटेंस में आपका आंसर आ गया है, क्योंकि सबके आंसर का वेट करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपने जो भी आंसर दिया, जो भी सोच लिया, बेशक आपने लिखा नहीं, हो सकता है आप लिखें तो रॉन्ग भी चला जाए। मॉडल की ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां लिखा है रिकंसीडर्ड, तो क्या हो जाएगा ये रिकंसीडर। शुड गो, शुड वेंट तो कभी नहीं सुना ना, ही शुड गो, शुड वेंट कभी नहीं सुना। शुड यानी किसी भी मॉडल के ठीक बाद जब वर्ब प्लेस करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में आती है। ये सेंटेंस हमें ये याद दिला गया, सिखा गया नहीं, सीखे हो तो हम पहले हैं, आता है हमें, ये याद दिला गया। हाँ जी ठीक है। नंबर 6, मैंने लक्ष्मण को कहां खड़े देखा? उसकी कार के पास जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इट मीन्स लक्ष्मण के पास जो कार थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, लक्ष्मण उसके पास खड़ा था जब आपने देखा। ये सेंटेंस कैसे बोलना चाहिए, कहां गड़बड़ है सेंटेंस में? आई सॉ लक्ष्मण स्टैंड्स नियर हिज कार विच हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। ये सेंटेंस हमें क्या सिखा जाएगा, क्या याद दिला गया? I saw Lakshman stands near his car which had met with an accident. पहचान लिया होगा, गुड। हाँ नहीं, देखिए यहां आई सॉ लक्ष्मण, मैंने लक्ष्मण को देखा, उस टाइम लक्ष्मण का एक्शन क्या था, क्या किस स्थिति में था? स्टैंडिंग नियर। क्यों आएगा ये हम बाद में चर्चा करेंगे इसकी। या तो लिखें स्टैंडिंग और या फिर अकेला लिखें स्टैंड, यानी बेयर इन्फिनेटिव। अभी इन्फिनेटिव की बात हमने नहीं की, बीच में टॉपिक से भटक जाएंगे। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, सिर्फ इतना ऊपर ऊपर से देख लीजिए। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसको हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। और बिना टू के जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव के साथ हम एस सी एस का यूज नहीं करते। यह स्टैंडिंग भी ठीक है, बोलने से सबको पता चल रहा है स्टैंडिंग आना चाहिए। स्टैंड भी ठीक है लेकिन स्टैंड्स नहीं, तो बेयर इन्फिनेटिव के साथ एस ई एस का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हो गई बात। ये 6 सेंटेंसेस कुछ हमें याद दिला गए, कुछ हमें मालूम था, कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं था। अच्छा यहाँ हाँ ऐसा भी होता है क्या, एस ई एस नहीं आना चाहिए क्या? तो ठीक है, कुछ सीखने को मिल गया। चलिए आगे। छोटे सेंटेंसेस पहले, उसके बाद बड़े। आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस, इसमें ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस राइट लिखा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्या कहता है सेंटेंस, द पुलिस इज कमिंग टू अरेस्ट द गूंस। गूंस का मतलब होता है गुंडे लोग, है ना, गूंस होते हैं गुंडे लोग। कौन आ रहा है, किसको क्या करने के लिए, आप सेंटेंस का पूरा मतलब यहां जान पाए। समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या लिखा है, चलो करते हैं बात। द पुलिस इज कमिंग टू अरेस्ट द गूंस, क्या मतलब बनता है इसका? कौन आ रहा है, किसको क्या करने के लिए? पुलिस आ रही है गुंडों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां से हमारे एरर, स्पॉटिंग एरर यानी हमारा टॉपिक शुरू हो गया है। छोटा सा सेंटेंस आपको दिया। कई बार ऐसा भी होता है हमें सेंटेंस पढ़ने पे राइट लगता है लेकिन उसके पीछे की जानकारी हमें कम होती है, पीछे की जानकारी हमें कम होती है। ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं शायद, साइंस विद पारस सर करके लिखा है, व्हाट दे स्टील, फिर क्वेश्चन मार्क है। सर इसमें क्या एरर है? ठीक है, आप रखिए अपने पास, एक बार मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, एक बार चलने दीजिए। बहुत आसान सी बात पूछी है आपने, व्हाट दे स्टील, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, व्हाट डिड दे स्टील होना चाहिए, लेकिन जब नरेशन दे रहे होंगे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा तो आपका सेंटेंस राइट है। एक बार मैं इतनी बात कहूँगा क्योंकि इसके पीछे पूरा टॉपिक हम यहाँ हटा नहीं सकते ना। एक बार सुन लीजिएगा, द पुलिस इज कमिंग टू अरेस्ट द गूंस। यहां पुलिस जो होती है, द पुलिस,
कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं, गुड। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने में सुनने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं, एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कि द पुलिस है, ये अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ इज की जगह क्या आना चाहिए, इज की जगह क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। आपका आंसर राइट आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती, लेकिन एक सेंटेंस पे हम द पुलिस का सेंटेंस करके यहाँ थम नहीं जाएंगे। ये सेंटेंस हमें क्या सिखा गया? सेंटेंस ये सिखा गया कि बहुत बार कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत बार सुनने में देखने में सिंगुलर लगते हैं, होते प्लूरल हैं, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं ये प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो यहाँ हमें ये नॉलेज लेना है बुक्स से। टीचर पढ़ा रहा है, 5 सेंटेंसेस सामने ले आएगा, 10 ले आएगा, लेकिन सारा टॉपिक कवर नहीं होता वहाँ। हाँ, एक इशारा जरूर कर दिया टीचर ने कि इतनी बात एक बार स्पेशल पढ़ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल। आगे आएगी बात, कुछ एग्जाम्पल मैं भी दूंगा यहाँ। माई ब्रदर हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट संडे। ये टाइम एंड टेंस से रिलेटेड एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने रखा गया है, आपको इसके बारे में पढ़ाया गया है पहले पूरा टॉपिक, आपको मालूम भी है, आपके आंसर भी कईयों के राइट आ रहे हैं आंसर। माई ब्रदर, मेरा भाई, लेफ्ट फॉर लिखा है। लेफ्ट फॉर का मतलब होता है रवाना होना, किसी स्थान को छोड़ जाना। लेफ्ट फॉर मुंबई, मुंबई के लिए रवाना हुआ, कब की बात है? लास्ट संडे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट संडे, लास्ट करके कोई टाइम दिया हो, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई टाइम दिया हो तो वो टेंस जो है वो सिंपल पास्ट की तरफ जाना चाहिए, इसलिए यहां लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। एक ही बार मैंने बताया सिंपल पास्ट में जाना चाहिए, यहां लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये क्या हो जाना चाहिए? सिंपल पास्ट हो जाना चाहिए। माय ब्रदर लेफ्ट फॉर मुंबई। यहां हम क्या सीख रहे हैं कि टाइम एंड टेंस में पढ़ाया गया टॉपिक में छोटा सा सेंटेंस वापस रख दिया है स्पॉटिंग एरर के रूप में। ठीक है, आपका आंसर सही आ रहा है और उसको पहचानना है। इसके साथ साथ आ गया दूसरा जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, वो आगे सेंटेंस वैसे का वैसे पढ़ा है, इसलिए मैंने अलग से एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। माय मदर डिड नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट येट। क्या समझे इस सेंटेंस से? मेरी मम्मी ने अभी तक ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता तैयार नहीं किया, बनाया नहीं है। ठीक है, आपको देखना है सेंटेंस के अंदर टाइम कहां लिखा है। टाइम एंड टेंस का मतलब है टाइम को देख करके आप टेंस को चेंज करेंगे। टेंस को देख के टाइम को चेंज ना कीजिए, टाइम को देख करके हम टेंस को चेंज करेंगे। हो सकता है राइट भी लिखा हो। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है, थोड़ा सा परेशानी है, आपको टाइम एंड टेंस में ये देखना है कि जो येट है जब वो किसी सेंटेंस में लगता है जिसका मतलब बने अभी तक, जिसका मतलब बने अभी तक। मेरी मम्मी ने अभी तक खाना नहीं बनाया है, नाश्ता नहीं तैयार किया है, तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। इसलिए डिड नॉट प्रिपेयर कहना कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। होना प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, तो यहां होना चाहिए हैज नॉट, और वो भी प्रिपेयर्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म से बनेगा ना प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस बनेगा थर्ड फॉर्म से, तो हैज नॉट प्रिपेयर्ड आएगा। ओके, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रंजन किसी काम को पूरा कर चुका होगा। क्या क्या काम है वो? आगे लिखा है रंजन विल कंप्लीट हिज डिग्री। ये बात जा किधर रही है? पहले टाइम नोट किया जाए। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, कब? नेक्स्ट ईयर। किधर जा रही है? फ्यूचर में। इसका मतलब यहां आप इतने फ्री तो हो गए कि 12 टेंस में से 8 की टेंशन हमें नहीं है। अब हमें फ्यूचर का कोई टेंस डालना है, क्योंकि बात टाइम जो बता रहा है फ्यूचर की तरफ इशारा कर गया क्लियरली, नेक्स्ट ईयर। तो यहां 8 टेंस भूल जाओ, 12 में से कौन सा लगेगा इसकी बड़ी टेंशन रहती है। कैसे याद करें 12 के 12 टेंसेस को, कब कौन सा आ रहा है, कब कौन सा आ रहा है, बड़ी दिक्कत है।
लेकिन यहाँ हम 12 में से 8 को साइड करके 4 पे आ गए। अब 4 में भी हमें ये दिक्कत है कि फ्यूचर में 4 टाइप्स होते हैं ना टेंसेस के, तो आएगा कौन सा? सिंपल फ्यूचर आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा, कौन से वाला आएगा? इसलिए मीनिंग भी देख लें। इस वक्त तक अगले साल रंजन अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा, मीनिंग ये आ रहा है। और बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर एक ऐसा टाइम है जिसमें फ्यूचर के अंदर आपको किसी परफेक्ट एक्शन को शो करना होता है। और वैसे भी अगर आप हिंदी से भी कर रहे हैं, सारी बात वैसे हिंदी से रिलेट नहीं करनी चाहिए, हिंदी से भी कर रहे हैं तो यहाँ सेट बैठ रहा है। क्या सेट बैठ रहा है? रंजन अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका, तो चुका के लिए हम परफेक्ट टेंस डालते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। मैं कहानी लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए स्टोरी, है ना? तो फ्यूचर के लिए परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि लिखा है नेक्स्ट ईयर। सही पहचान रहे हैं आप, आपके आंसर ठीक आ रहे हैं। तो यहां विल कंप्लीट की जगह क्या आना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट बनता कैसे है। विल हैव प्लस V3। गुड, सही आंसर्स दे रहे हैं आप, गुड। लेकिन कुछ ने यहां लिखा है सिर्फ कंप्लीटेड आएगा, उनके लिए आंसर बन गया। कैसे? आपने क्या बोला? अगले साल रंजन अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा। तो बाय दिस टाइम या बाय द टाइम आगे फ्यूचर का टाइम दिया हो तो आपको फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लगाना चाहिए क्योंकि सेंस वो परफेक्ट का दे रहा है। रंजन विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री। ध्यान रख लीजिए, इस तरह की एक सेंटेंस पे जो एक सेंटेंस हमें कुछ सिखाया जा रहा है ना कि येट में ऐसा होता है, लास्ट वीक लास्ट मंथ में ऐसा होता है, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ बाय द टाइम करके इस तरह लिखा होता है, तो ये बात कहाँ जाती है? तो थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर लें। आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं, बीच में कहीं कहीं ऐसी गड़बड़ हो रही है तो आप भूले नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए, माई फ्रेंड अजय हु इज ए सिंगर एंड ए राइटर लिव इन मुंबई। इस सेंटेंस में दो तरह की मिस्टेक डाली गई है। ध्यान रखिए, मैं पहले आपको बता दूं, आपका निशाना एक पे हो, दो तरह की मिस्टेक है इसमें, तो एक बार पहचानिए। कोई एक आधा आंसर भी आता है तो मैं यहाँ आपको बता दूं कैसे होगा। पहले मीनिंग ले लें। मेरा जो मित्र है अजय, आगे क्या बनता है? जो एक सिंगर है और साथ में वो है भी क्या, और क्या है? राइटर है। तो सिंगर और राइटर है, दोनों है। वो कौन दोनों है? अजय मुंबई में रहता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है, क्योंकि हम बात अजय की कर रहे हैं, तो आपकी जो वर्ब है क्या होनी चाहिए? लिव्स। तो ये बात तो हमें समझा गई, हमें मालूम थी, पहले से मालूम थी कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो साथ में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब आती है तो उसके साथ SAES लगता है। छोटी सी बात थी। और धर्मपाल, आपका आंसर राइट जा रहा है। माई फ्रेंड अजय हु इज ए सिंगर एंड राइटर। तो आर्टिकल दोबारा नहीं आना चाहिए। जब आप एक ही पर्सन के लिए दो डेजिग्नेशन दे रहे होते हैं एंड करके, क्या सुन रहे हो? एक ही पर्सन के लिए दो डेजिग्नेशन एंड से जोड़ रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट के साथ आर्टिकल लगाइए, सेकंड के साथ आर्टिकल नहीं लगाइए। हु इज ए सिंगर एंड राइटर होना चाहिए। इस तरह की मिस्टेक आपके एग्जामिनेशन में कुछ सेंटेंसेस में पूछी जाती है। हालांकि रिलेटेड टू आर्टिकल ये मिस्टेक पाई जा रही है, लेकिन मैंने यहाँ इशारा कर दिया था कि वर्ब से रिलेटेड तो हम कर ही रहे हैं। दो तरह की मिस्टेक इसमें आ गई, आप पहचान लीजिए। आगे बढ़िए। 6 नंबर, छोटा सा सेंटेंस, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। और इसका मीनिंग क्या है? दीवार पर मैंने एक तस्वीर लटकाई। मीनिंग साफ है, सेंटेंस बड़ा छोटा सा है। आई हैंग्ड ए पिक्चर ऑन द वॉल। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? दौलाराम जी
आंसर आपका राइट आ रहा है। बलजीत सिंह, आंसर राइट आ रहा है। अच्छा ये भी बताएं, आंसर आपने जल्दी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये भी बताएं हैंग का मतलब क्या होगा। अगर हैंग्ड कर ही दिया है तो इसका मतलब क्या होगा। सही आंसर जा रहा है, सही आंसर जा रहा है, आपका आंसर सही है। लेकिन अगर यहां हैंग लिखा है तो हैंग के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो लटकाना किसी चीज को, पंखा, कोई तस्वीर दीवार पे, है ना, एक तो ये लटकाना वर्ड, या टांगना, ठीक है। और हैंग्ड लिखा होता है तो इसका मतलब होता है फांसी देना, एग्जीक्यूट करना, फांसी देना। यहां ये सेंटेंस इसलिए गलत हुआ कि हैंग्ड लिखा है और मीनिंग जा रहा है फांसी देने की तरफ। तो हैंग जो वर्ब है उसकी दो कंजुगेशन आप देखते हैं वर्ब का तो दो चीजें मिलती हैं आपको बुक में। क्या? एक तो हंग हंग जो लटकाने के लिए यूज हो रहा है, टांगना, लटकाना, हैंग हंग हंग। और दूसरी हैंग का मतलब जब फांसी देना हो तो हैंग्ड हैंग्ड हो जाता है। इसका ध्यान रखें, यहां वर्ब का खेल था। हम टॉपिक ही ऐसा कर रहे हैं, टाइम एंड टेंस में वर्ब का ही खेल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब का ही खेल है। लेकिन यहां उसने एक वर्ब जो कई फंक्शन कर जाती हो उसको लिया है। तो एकदम से जैसे हमने देखा सेंटेंस को, आपके आंसर राइट आ रहे हैं। जैसे हमने सेंटेंस को देखा तो वहां पता चलना चाहिए क्या मतलब है। ठीक है, क्रिमिनल को लटका दिया तो हैंग्ड आना चाहिए, पिक्चर विक्चर को लटका दिया दीवार पे तो हंग आना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ और बताऊं, क्योंकि एक ही वर्ब बता के मैं आगे निकलूंगा तो मकसद नहीं पूरा हो रहा सेंटेंस नंबर 6 लिखने का। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं यहाँ ताकि थोड़ी जानकारी मिल जाए। स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि अभी आने वाले सेंटेंसेस में एक वर्ब है लाई। लाई का जो पहला मीनिंग ले रहा हूं वो है झूठ बोलना। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, हमने सब ने सुनी है। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। लाई की बाकी दो फॉर्म्स आपको पता होंगी, आती होंगी। लाई का दूसरा मतलब होता है लेट जाना। दूसरा मीनिंग क्या है? लेट जाना। पहला मीनिंग क्या बताया? झूठ बोलना। ओके, लेट जाना पहला मीनिंग बताया, झूठ बोलना, ठीक है। झूठ बोलने के लिए जो लाई की वर्ब्स यूज होती है वो यूज होती हैं लाई, लाइड, लाइड। और लेट जाने के लिए जो यूज होती हैं वो है लाई, सेकंड LAY, थर्ड LAIN। दो वर्ब्स सामने आई। अब ये वर्ब चकमा कैसे देती है? इस तरह की वर्ब्स ज़्यादा नहीं है, आप परेशान ना हो जाना कि इंग्लिश में तो लाखों वर्ड्स हैं और कहाँ जाएंगे, कहाँ देखेंगे इनको। ये मुश्किल से 10-15 के आसपास आपके सामने आते हैं इस तरह की। बाकी जिस तरह हम वर्ब्स याद करते हैं, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ऐसे ही चलता रहता है। इस तरह की एक जैसी दिखाई देने वाली अलग अलग मीनिंग लेकर आने वाली वर्ब्स और उन पे बने सेंटेंसेस हमें परेशान कर जाते हैं। देखते हैं, लेकिन एक वर्ब ऐसी भी होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म ही ले होती है, LAY। यहां हमने किसकी सेकंड लिखी है? लाई, लेट जाने की सेकंड फॉर्म लिखी है LAY। एक फर्स्ट फॉर्म में कुछ होता है LAY। याद कीजिए, आपके बचपन में एक इंग्लिश में एक कहानी थी जिसकी हेडिंग में बोलते ही आप पहचान जाओगे, हाँ थी। जैसे मैं कहूं अगर थर्स्टी क्रो थी, हाँ जी थी। इस तरह एक कहानी थी, द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स। कौन सी कहानी थी? मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी। इसका मतलब पक्षी द्वारा अंडा देना। पक्षी द्वारा अंडा देना जो एक्शन है उसके लिए हम ले यूज करते हैं, और सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड भी लेड। तीन बातें आपके सामने रखी अभी। क्या रखी? लाई मीन्स झूठ बोलना। लाई का दूसरा मतलब लेट जाना। जब झूठ बोलने की सेंटेंस में बात हो रही हो तो वर्ब्स मैंने लिख दी।
लाई की दोनों वर्ब्स क्या जा रही हैं, सेकंड और थर्ड, लाइड लाइट। ही लाइड टू मी, ही लाइड बिफोर मी, उसने मेरे सामने झूठ बोला था, है ना। हो सकता है बोलते समय हम एकदम गलत बोल जाएं, ही लेड ऐसे कह दिया तो मीनिंग किधर का किधर जा रहा है ना। सेकंड है लाई, लेट जाना, ले लेन। तीसरा फर्स्ट फॉर्म में जब ले है तो इसका मतलब पक्षी द्वारा अंडा देना, लेकिन जो तीसरा है उसका एक ही मीनिंग नहीं बन रहा, ये चक्कर में इसलिए डालती है वर्ब। कैसे, ले LAY नींव रखने के लिए भी यूज होता है, मकान बिल्डिंग की नींव रखते हैं ना, ले फाउंडेशन, वी लेड फाउंडेशन ऑफ आवर न्यू बिल्डिंग। फाउंडेशन नींव रखना भी इसका मतलब हो गया। तीसरा मतलब सुनिए, सेंटेंस से सुनिए, द सोल्जर लेड हिज लाइफ फॉर द कंट्री, तो जान न्यौछावर वर्ड के लिए भी यूज होता है, सिपाही ने अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। तो ले के कितने मतलब बन गए, पक्षी द्वारा अंडा देना, दूसरा न्यौछावर करने के लिए मतलब बलिदान करने के लिए भी यूज हो रहा है। तो आपको एक ही वर्ब घुमाए फिर रही है कि सेंटेंस जब सामने आए ना, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी आने वाला ही है। चलिए, व्हेन द पुलिस ओपन्ड फायर द टेररिस्ट लाइट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब आपको बताना ये सही है या गलत है, क्या लेड आएगा या कुछ और आएगा, या हम फंस रहे हैं। उसने वर्ब से खेला है सेंटेंस के साथ, व्हेन द पुलिस ओपन्ड फायर, ओपन्ड फायर मतलब गोली चलाना शुरू किया, है ना। तो टेररिस्ट जो थे, आतंकवादी जो थे, उग्रवादी जो थे, वो जमीन पर लेट गए। तो सेंस झूठ बोलने का है, लेट जाने का है, पक्षी द्वारा अंडा देने का है, जान न्यौछावर करने का है, या किसी भवन का जो है नींव रखने की बात हो रही है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। करेक्ट आंसर अब आ रहा है ना। तो जब मालूम पड़ा इसके बारे में कहाँ जा रही है बात, तो सेंस देखते हुए, सेंटेंस का सेंस देखते हुए हम यहाँ क्या करें, लाइड मतलब लाइड तो झूठ बोलना होता है, जबकि ऑन द ग्राउंड आगे लिखा है तो हम लेट जाने की बात करें। LAY होना चाहिए, एक दो ने लिखा लेड होगा सर, तो ध्यान देना है आपको, क्या आना चाहिए, ले डाउन, LAY होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। गुरु नानक देव फाउंड द सिख रिलीजन। पहले तो ये बात अगर जीके के हिसाब से देखी जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, आपको मालूम है ना, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, मैंने कहा था सेंटेंस बीच में कोई राइट भी हो सकता है, ये ऐसा सेंटेंस तो नहीं है कि राइट हो जाए। हाँ, देख रहा हूं संदीप चौधरी, देव की दोनों स्पेलिंग्स होती हैं, है ना, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं पढ़ने को। DEV भी होती है, DEO भी, क्योंकि ये भी देव ही बोलेगा, देव, गुरु नानक देव, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये स्पेलिंग भी मिलेगी। अगर मिस्टेक होती है तो हम वहाँ लिख देते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ऐसा होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। तो देव की दोनों स्पेलिंग्स मिलेंगी। गुरु नानक देव फाउंड द सिख रिलीजन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको मालूम है यहाँ क्या चल रहा है। आपका आंसर आने के बाद तो फिर मुझे देर करनी नहीं चाहिए, फाउंडेड आएगा, सही है। क्यों आएगा, इसके पीछे कारण आप मालूम है। फाइंड एक वर्ब होती है जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड भी फाउंड, यानी कुछ पाया के लिए यूज। फाइंड द आंसर, फाइंड द एरर, ढूंढो, पाओ, उसके लिए यूज होता है। और एक वर्ब होती है जो फर्स्ट फॉर्म में ही फाउंड होती है, स्थापना करना, उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ed लग जाता है। तो एक जैसी दिखने वाली वर्ब, एक जैसी दिखने वाली वर्ब परेशान कर रही थी, आपको इसके बारे में मालूम था, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे पहुंच गए हम सेंटेंस नंबर 8 पे। हाँ ठीक है, सही जा रहा। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक ड्यू टू हैवी रेनफॉल। पहले सेंटेंस का मीनिंग पहचान लें, पहले सेंटेंस का मीनिंग पहचान लें। ओवरफ्लो होना, टैंक का ओवरफ्लो होना तो कॉमन वर्ड हमने सुना हुआ है, ठीक है। हुआ क्या है आगे, बैंक्स जो है, बैंक्स
उसका मीनिंग होता है किनारे। ओके, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश के कारण क्या हो गया, नदी में उफान पर है। उफान मतलब ओवरफ्लो हो रही है, पानी बाहर तक फैल गया, गांवों तक पहुंच गया, किनारों से आगे निकल गया, है ना। ठीक है, क्या सेंटेंस राइट है या वर्ब के साथ खेला गया है? ये सेंटेंस राइट है या वर्ब के साथ खेला गया है? कहां दिक्कत है इसमें? द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक ड्यू टू हैवी रेनफॉल। 10 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं मैं, शायद आंसर आ जाए। कुछ कहना चाहेंगे? क्लास में बच्चे बैठे हैं जो कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है या नहीं पता चल रहा? इसका मतलब इतनी देर में तो आंसर आ जाता। अब ध्यान दीजिए, ओवरफ्लो वर्ड सुना हुआ है, चलो मैं यहाँ हिंट भी दे दिया कि गड़बड़ यही है, ओवरफ्लो में गड़बड़ है, वर्ब के अंदर गड़बड़ है, वर्ब लिखनी कुछ और चाहिए थी। बात यहां किसी के उड़ने की हो रही है या पानी के बहने की हो रही है? हाँ, अब आया आंसर, गुड। MP सिंह और धर्मपाल सही आंसर दे गए, वेरी गुड। ओवरफ्लोड आएगा, द रिवर हैज ओवरफ्लोड आएगा, ओवरफ्लोड आएगा, क्योंकि जो वर्ब लिखी गई है ना वो उड़ने की लिखी गई है, फ्लाई, फ्लू, और फ्लोन जो वर्ब है वो उड़ने से संबंधित है, तो ओवरफ्लोन नहीं। पक्षी के लिए तो यूज हो सकता है, लेकिन यहां पानी के बहाव के लिए नहीं, ओवरफ्लो होना करेक्ट, ओवरफ्लोड आएगा। तो ये इस तरह की वर्ब्स आपको परेशान कर सकती हैं। टॉपिक अभी भी क्या किसका है? टेंस पे चल रहे हैं हम, क्योंकि वर्ब का खेल टेंस में होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो भी टेंस है, कंडीशनल तो भी वही बात है। चलिए आगे, बड़े सेंटेंसेस सामने आ गए। यहां आपको ये देखना है थोड़ा कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में तालमेल है या नहीं। यहां तालमेल का मतलब ए वर्ब शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इन ए सेंटेंस वर्ब शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सब्जेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर है या प्लूरल। कई बार नजर सिंगुलर आता, होता प्लूरल है, कई बार होता दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है। तो हम यहाँ थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे। क्या कहता है ये? एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय ऑफ दिस कॉलेज हैव डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स आफ्टर दे वर टॉट बाय डॉक्टर शर्मा। सेंटेंस बड़ा कर दिया गया, पहले छोटे छोटे थे, है ना। सेंटेंस जब बड़ा कर दिया गया तो मैं यहां आपको बता दूं कहां कैसे मिस्टेक पता करते हैं। पहले सबसे पहले इसका जो मीनिंग है, आपने पूरा मीनिंग लिया। हमारे कॉलेज के, इस कॉलेज के, जिस कॉलेज लिखा ना, इस कॉलेज के हर लड़की हर लड़के ने सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा किया है डॉक्टर शर्मा के पढ़ाए जाने के बाद। मतलब जब डॉक्टर शर्मा पढ़ाने लगे तो ऐसा हुआ। हाँ, सही आंसर है। पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट कहते किसको है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो आपका जब आंसर आ गया तो मैं पहचान पा रहा हूं कि आप सब्जेक्ट तो समझ गए किसकी बात हो रही है यहां, है ना। कॉलेज तक जा रही है बात, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय की बात हो रही है। अगर हम सुने सेंटेंस को, देखें सेंटेंस को, तो हम कहेंगे कि सर आप एवरी गर्ल और एवरी बॉय की बात कर रहे हो, तो ये तो एक जने की बात तो नहीं हो रही। सुनने में तो साफ पता चल रहा है, आप ही कह रहे हो कि हमारे कॉलेज के या इस कॉलेज के हर लड़के हर लड़की ने एग्जाम में अच्छा किया है, तो आप एक जने की बात तो नहीं कर रहे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी, सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी वर्ड लगा हो
तो वो सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाता है, उस टाइम सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस पूरे सेंटेंस में वर्ब आई कहाँ, मेन वर्ब आई डन और हेल्पिंग वर्ब आई हैव डन वेल, पूरे सेंटेंस में यहाँ आई है वर्ब। तो हमें सिर्फ ये देखना है सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट है, तालमेल है। कैसे देखें, वर्ब आई है हैव एक प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ये आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा कच्चा पढ़ा हो तो उसको हम पक्का कर रहे हैं यहाँ। तो मैं यहाँ से एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सेंटेंस जो सिखा गया हमें, एक बार मैं ये पूछ रहा हूँ कि सब्जेक्ट कहते किसको है? तो अक्सर स्टूडेंट्स का जो जवाब होता है कि सर जो काम को करता है। सुन लीजिए, जो काम को करता है। आपकी बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में काम को करने वाला कोई होता ही नहीं है, फिर भी सब्जेक्ट तो होता है। जैसे कि दिस बुक इज वेरी कॉस्टली, एक सेंटेंस है छोटा सा, दिस बुक इज वेरी कॉस्टली। इस सेंटेंस में काम को कौन कर रहा है? ना कोई काम हो रहा है और ना कोई कर रहा है। फिर भी हम पूछें इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो उस टाइम स्टूडेंट्स का जवाब होता है सर दिस बुक। तो इसका मतलब अब हमने पूछा सब्जेक्ट कहते किसको हैं? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए, जिसके बारे में बात चल रही हो, बात हो रही हो। करेक्ट, जस्ट लिखते हैं, करेक्ट है, वेरी गुड। जिसके बारे में जो आपने कहा वो भी ठीक है, अधूरा था वो, अगर हम यहाँ छोड़ दें बात को। अगर ये कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो, तो वो उसमें आपका आंसर भी बीच में आ जाता है, ठीक हो गया। काम को करने वाले को तो सब्जेक्ट कहते ही कहते हैं, लेकिन कई बार सेंटेंसेस ऐसे सामने आते हैं जिसमें काम को कोई नहीं कर रहा होता, तो फिर जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बात आगे काम आएगी। Honey as well as her friends have joined a company which has its head office in the USA। सेंटेंस को जानबूझ के बड़ा किया गया है। एग्जाम में बड़ा सेंटेंस भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। छोटा आएगा हम पहचान लेंगे, बड़ा आएगा तो कैसे पहचानें? ठीक है, Honey as well as her friends have joined a company की जगह has joined a company आना चाहिए। पहले तो हम आंसर देने के बाद अब हमने समझाना इसलिए शुरू किया कि कुछ स्टूडेंट्स के आंसर ठीक आ रहे हैं, लेकिन दो चार वो बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो जाता है। पहले हम देखें सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। कौन है सब्जेक्ट? हनी एज वेल एज का कुछ स्टूडेंट्स को मीनिंग ना पता हो, तो यहाँ एज वेल एज का जो मीनिंग होता है वो साथ में, हनी और साथ में उसके दोस्तों ने एक कंपनी ज्वाइन की है जिसका हेड ऑफिस यूएसए में है। हाँ ठीक है, आपका आंसर ठीक है। एज वेल एज का मीनिंग होता है साथ, तो थोड़ा सा यहां ध्यान दें। एज वेल एज क्या होता है, एज सून एज क्या होता है, एज फार एज क्या होता है, एज लॉन्ग एज क्या होता है ना। तो दोनों तरफ एज लगाओ तो इस तरह, बीच में एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है? एज वेल एज, एज सून एज, इनको थोड़ा सा नोट कर लें कि 5 मिनट इनको देखेंगे इसका क्या मतलब होता है। क्या होता है एज लॉन्ग एज, क्या होता है एज फार एज, है ना। ठीक है, एज वेल एज का मीनिंग होता है साथ। जब दो सब्जेक्ट्स, पहले बात तो ये है कि सब्जेक्ट कौन है? सर हनी। सिर्फ हनी के बारे में बात हो रही है? नहीं सर, उसके फ्रेंड्स भी हैं। तो हम अगर किसी से पूछें कि कंपनी किसने ज्वाइन की, आपने क्या बताया? अरे भाई हनी और उसके दोस्तों ने। तो यहाँ एक जने ने कंपनी ज्वाइन नहीं की, काफ़ी सारों ने की है। सब्जेक्ट सुनने पर प्लूरल नज़र आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट नज़र आए, सिंगुलर कैसे बन गया? ये एक जना तो है नहीं। इसलिए जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों, ये पहले हो चुकी है, बात हो चुकी है, आपको लिखवाया जा चुका है, लेकिन जो बाद में आए हैं स्टूडेंट्स उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जब दो सब्जेक्ट्स विद से, एज वेल एज से, या कोई ऐसा वर्ड जिसमें विद शामिल है, अलोंग विद, टुगेदर विद, इसको थोड़ा सा पढ़ना, सेक्शन वाइज देखते रहना, पॉइंट वाइज, जो पॉइंट चल रहा है उस तरह के सेंटेंसेस पढ़िएगा,
जिनको आते हैं अच्छी बात है। जब दो सब्जेक्ट्स, इधर हनी इधर हर फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट्स जब एज वेल एज से जुड़े हों, अलॉन्ग विद से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़ जाएं, तो जो सब्जेक्ट नंबर 1 होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी या वर्ब लगेगी। वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, जिसमें बदलाव हमें करना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ओके, इतनी सी बात एक बार ध्यान रखें। तो कब सर सेकंड के हिसाब से लगेगी, ये बात भी आने वाली है, ये बात भी आने वाली है। जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से, विद से, अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से जुड़े हों, कई बार इन सब वर्ड्स को छोड़ करके इंक्लूडिंग भी लिखा होता है। तो इंक्लूडिंग का मतलब भी होता है कि हनी के साथ बाकी शामिल है ना। तो शामिल साथ में जैसी कोई भी वर्ड या आंसर दे गया हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे, इसलिए हमने ऐसा किया। अभी आगे आने वाले सेंटेंसेस क्या सिखा जाएंगे वो भी देखते हैं। ही इज ए वेरी रेप्यूटेड पर्सन। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ स्टडी नहीं कर रहे, आप अपने आस पड़ोस में किसी बंदे की तरफ, किसी पर्सन की तरफ इशारा करके किसी को कुछ बात बताने वाले हो। ही इज ए वेरी रेप्यूटेड पर्सन बट हिज वाइफ, आगे बताने लगे आप। एक बार मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, जब आपने बोला ही इज ए वेरी रेप्यूटेड पर्सन, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन था, किसके बारे में बात हो रही थी? ही के ठीक साथ उसकी वर्ब रख दी गई, तो हमें भी मालूम है ही इज होना चाहिए, है ना, या ही आर तो आएगा नहीं। तो जो वर्ब आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार सही निकल रही है। ठीक है, आगे कहाँ जाएं? सेंटेंस में जैसे ही बट आया, बट एक कंजंक्शन है, इसका मतलब दूसरा टुकड़ा जुड़ने वाला, जोड़ के लिखा गया है, सेंटेंस को बड़ा किया गया है। सेंटेंस तो दो थे, उनको जोड़ करके लिखा गया है, बड़ा किया गया है सेंटेंस को। ही इज ए वेरी रेप्यूटेड पर्सन बट हिज वाइफ, अब किसकी बात करने लगे आप? उसकी वाइफ की। कितने जने हैं वो? सिंगल। अब सिंगल पर्सन की दोबारा बात करने लग गए। वाइफ जनरली डू समथिंग दैट ब्रिंग्स ए बैड नेम टू हिम, मतलब उसकी पत्नी कुछ ना कुछ ऐसा करती है, जैसे मोहल्ले में ऊंचा ऊंचा बोलना, उधार लेकर के वापस ना देना, है ना, तो मैनर्स ना होना। सब देखते हैं कि ये बंदा तो खुद तो बड़ा रेप्यूटेड है, लेकिन इसकी पत्नी मतलब ऐसा कुछ काम करती है, लड़ाई झगड़ा वगैरह, कि उसका बेचारे का नाम बदनाम हो जाता है। ये सेंटेंस बड़ा सेंटेंस था। आंसर आपका कुछ स्टूडेंट ने राइट दिया है। तो जब अब जो बात चलते सेंटेंस में, अब सब्जेक्ट बात किसकी हो रही है? वाइफ की। पहले स्टार्ट कहां से की उसने बात? ही से। ही के साथ वर्ब निकाल दी। जब वाइफ की बात स्टार्ट हो रही है तो वर्ब कहां आ रही है? आगे आ रही है। वाइफ डू समथिंग या वाइफ डज समथिंग? क्या होना चाहिए? डज समथिंग होना चाहिए, क्योंकि सिंगल पर्सन की इस टाइम बात चल रही है, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। करेक्ट आंसर जा रहे हैं आपके। ठीक है, कीजिए नेक्स्ट को। सम ऑफ द मनी सैंक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पुअर हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड सो फार। कुछ स्टूडेंट को यहां सो फार का मतलब पता ना हो तो मीनिंग होता है अब तक। वैसे तो फार का मतलब दूर होता है, लेकिन यहां दूर से कोई लेना देना नहीं है, अब तक। ठीक है, सम ऑफ द मनी सैंक्शन्ड। सैंक्शन्ड मीन्स जैसे हम कहते हैं हमारा लोन पास हो गया, मंजूर हो गया, वो मंजूर वर्ड है ये। ठीक है, और कोई वर्ड यहां परेशान नहीं कर रहा। यूटिलाइज मतलब यूज करना। आप स्टडी नहीं कर रहे, आप स्टडी नहीं कर रहे, गली में खड़े हम बात कर रहे हैं कि ये पैसा वैसा जो सरकार देती है ना गरीबों के लिए, कहाँ पहुँचता है ये अधिकारियों तक? तो गरीबों तक तो पहुँचता नहीं। अधिकारी लोग ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कई बार हम सुनते रहते हैं इस तरह की बातें। तो ऐसी बात चल रही है कि सम ऑफ द मनी, कुछ धन जो सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार ने मंजूर किया था, किसके लिए? गरीबों के लिए, हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड सो फार। स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, राइट दिया है कि सर यहाँ हैज आएगा, आंसर राइट है, लेकिन अब मेरा फर्ज है उनके लिए बताना जिनको नहीं मालूम कि क्यों आएगा। अगर यहां हैज आता है तो पहले तो हम ये देखें सब्जेक्ट कौन है इसका। एक स्टूडेंट कहता है सर गवर्नमेंट यहां सब्जेक्ट है,
तो टीचर ने मना किया, नहीं गवर्नमेंट सब्जेक्ट नहीं है। तो उसने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, सर आप ही ने थोड़ी देर पहले बताया जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मुझे लगा हाँ बात तो स्टूडेंट ठीक कर रहा है, आप ही ने तो अभी बोला थोड़ी देर पहले कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए सर हमें तो लगा गवर्नमेंट सब्जेक्ट है यहाँ। ओके, एक कहता है नहीं सर मैं बताऊँ गवर्नमेंट सब्जेक्ट नहीं है, पुअर यहाँ सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा आपने कैसे कह दिया पुअर सब्जेक्ट है? सर आपने बताया थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बात हो रही हो, तो पैसा तो पुअर लोगों के लिए आया है ना, इसलिए वो सब्जेक्ट है। तो हमें एक्चुअल में ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए कितना आसान तरीका है इसका। टॉपिक क्या चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट का लेना देना किसके साथ होता है? वर्ब के साथ। तो हम क्यों ना वर्ब से ही पूछ ले तेरा सब्जेक्ट कौन है, वो बता देगी। जब कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सब्जेक्ट कौन है, मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट है, दूसरा कहता है नहीं मनी है, तीसरा कहता है नहीं पुअर सब्जेक्ट है, तो तीन नजर आ रहे हैं क्योंकि बात तो तीनों के बारे में हो रही है। तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना हो तो वर्ब से पूछेंगे। वर्ब आती है कहाँ? हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। वर्ब क्या कहती है उसको सुनो। वर्ब कहती है हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, उपयोग में नहीं लाया गया, यूटिलाइज नहीं हुआ। आप उसी से पूछें ये क्या कह रहे हो, यूटिलाइज नहीं हुआ, क्या यूटिलाइज नहीं हुआ? तो वो उत्तर मनी देगी कि गवर्नमेंट देगी कि पुअर देगी? क्या यूज नहीं हुआ? तो जिसके बारे में वर्ब बोल रही है इसका मतलब वही सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब का लिंक सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, इसलिए यहां मनी सब्जेक्ट है। मनी वर्ड अपने आप में सिंगुलर, इसलिए हैव की जगह हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। छोटा सा काम और देख लें, छोटी सी बात और देखें। ये सेंटेंस बड़ा किया गया है कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअल में जब सब्जेक्ट मनी है, द मनी, तो सेंटेंस अगर इतना ही होता, एक बार हमारे सामने सब्जेक्ट लिख देते द मनी और एक बार साथ में वर्ब लिख देते, बस हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। तो इतना छोटा सेंटेंस होता तो हम तुरंत पहचान लेते मनी की बात हो रही है, फिर तो क्या आएगा? हैज आएगा। मनी की बात हो रही है, सब्जेक्ट मनी है, तो फिर तो हैज ही आएगा, सिंगुलर है तो। लेकिन सब्जेक्ट यहां लिखा, वर्ब 1 किलोमीटर दूर, इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे। जिन्होंने पहचाना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे। कीजिए, बहुत अच्छी पेस में प्रैक्टिस चल रही है, ना धीमा ना बहुत तेज तेज निकाला जा रहा है कि किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो चलते चलो, ऐसा भी नहीं किया जा रहा। एवरी वन ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग वर वेयरिंग रेड कैप मेड ऑफ फाइन क्लॉथ। जानबूझ के सेंटेंस को बड़ा किया गया, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट कौन है ये ढूंढ लीजिए। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो स्टूडेंट्स अभी कच्चे खिलाड़ी हैं ना, वो ये देख लें पूरे सेंटेंस में आप टेंशन फ्री इसलिए हो जाओ, सेंटेंस आप एक लाइन का, 2 लाइन्स का, क्या 5 लाइन्स का लिख दो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। हम क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट कौन है और वर्ब उसके हिसाब से आई है कि नहीं। हमारा तो ये काम है यहां तक। तो हम यहां देखते हैं, एवरी वन ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग वर वेयरिंग ए रेड कैप मेड ऑफ फ्लाइंग क्लॉथ। पहले तो ये बताओ, मीटिंग में एक जना था या कई जने? ये तो साफ दिख रहा है। बात किसकी हो रही है? पीपल की। पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, पीपल लोगों को कहते हैं हम, एक जने को तो पीपल कहते नहीं, ठीक है। लेकिन जिसकी बात हो रही है उसके साथ क्या लगा है? ईच या एवरी का कोई वर्ड, जैसा कोई वर्ड, ईच, एवरी, एवरीवन, है ना। ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द करके लगाओ तो वो सब्जेक्ट को बना देता है सिंगुलर। थोड़ी देर पहले हुई बात, सब्जेक्ट सिंगुलर, पूरे सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? होनी क्या चाहिए? वॉज वेयरिंग। यानी हमारे पास जो सेंटेंस एक्चुअल में बचा, अगर सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल के सेंटेंस बना लिया जाए छोटा, तो एवरी वन ऑफ द पीपल वॉज वेयरिंग ए रेड कैप। सीधा सब्जेक्ट चुनो और साथ में वर्ब लगाओ, बस। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर निकला तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। आ जाइए आगे। नीदर राम नॉर हिज फादर वर रेडी टू एक्सेप्ट दैट इट वॉज ए ग्रेट मिस्टेक बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। सेंटेंस को जानबूझ के लिए बड़ा किया गया,
पहले छोटे सेंटेंसेस लाए आपके सामने। नेग्लिजेंस होती है लापरवाही, ठीक है, एक सेंटेंस, एक वर्ड का मीनिंग हमें पता नहीं था, हमने बता दिया। और कोई वर्ड ऐसा है, ऐसा आया ही नहीं कोई वर्ड जिसका मतलब पता ना हो, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटा मीनिंग ले लीजिए क्या कहता है सेंटेंस, फिर उसके बारे में आगे चलेंगे। Neither Ram nor his father were ready to accept that it was a great mistake because of negligence. ना तो राम, अच्छा ये भी चक्कर है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा ये होता क्या है। कॉम्बिनेशंस में हम आपने क्लास 8 में 9th में ये पढ़ा है, ईदर के साथ आगे चल के क्या बोला जाता है या लिखा जाता है और नीदर के साथ क्या बोला लिखा जाता है, नोर, और नॉट ओनली के साथ क्या लिखा बोला जाता है। ये क्लास 9th का ही आपको ध्यान है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कंजक्शन जब कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं वो लिखा है नीदर नॉर, ठीक है जी। अब क्या होगा, क्या मीनिंग होता है ईदर और का, थोड़ा थोड़ा मीनिंग जान लें पहले। ईदर और मतलब या तो या फिर, ये मीनिंग होता है। आप सेंटेंस बोलेंगे पढ़ेंगे तो ये मीनिंग निकलेगा, या तो या फिर। यू ईदर गो आउट और सिट क्वाइटली, क्या कहा गया, या तो बाहर चले जाओ या फिर आराम से बैठो, ठीक है, चुपचाप बैठो। फिर नीदर नॉर का क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है ना तो ना ही, ना ही, ना तो ना ही। तो ना तो राम ना ही उसके फादर पिताजी वर रेडी। किसकी बात हो रही है, राम और उसके पिताजी की, राम पिताजी की बात हो रही है। तो उसके बाद जब वर्ब आई, वर देखने में तो ठीक लग रही है, दो जनों की बात हो रही है, एक की, देखने में तो दो जनों की हो रही है, लेकिन जब दो सब्जेक्ट्स नीदर नोर से जुड़ जाएं, अभी थोड़ी देर पहले किससे जोड़े गए थे, एज वेल एज से, एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, इंक्लूडिंग से जोड़े गए थे। जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों नीदर नोर से या ईदर और से या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो सब्जेक्ट सेकंड के अनुसार वर्ब लगाई जाएगी, सब्जेक्ट सेकंड के अनुसार वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सेकंड कौन है, फादर, फर्स्ट कौन है, राम, फादर सिंगल पर्सन, इसलिए वॉज रेडी आना चाहिए, वर नहीं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े किससे, नीदर नॉर से। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ किससे जोड़ा गया है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है कि प्लूरल, उस हिसाब से वर्ब लगानी होती है हमें, ठीक है। 2 मिनट और, हम चाहेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंसेस हो जाएं, जल्दी से जल्दी हो। My sister along with her 2 daughters and 2 sons have arrived in the city to attend a marriage party. सेंटेंस बड़ा लिखा गया, मीनिंग पहचानिए। कोई ये कह रहा है कि मेरी सिस्टर, कौन आ रहा है साथ में, 2 daughters, और साथ में कौन है, 2 sons। इसका मतलब टोटल जने कितने आ रहे हैं, 5। 5 जने प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं होते, लेकिन जोड़ा किससे गया है, along with से। सब्जेक्ट कौन हुआ, सिर्फ माई सिस्टर। वर्ब कहाँ जा रही है, ये देखो क्या बोल रहा है सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर 2 daughters एंड 2 sons हैव अराइव्ड या हैज अराइव्ड, हैज आना चाहिए, है ना, क्योंकि बताया हुआ नियम था, इसलिए जल्दी निकाल दिया हमने, करेक्ट। आगे पढ़िए 17 नंबर। एक बार आंसर बेशक आपको आता हो, आंखों को हमारे एकदम देखने से, सेंटेंस देखने से सब्जेक्ट कौन लगता है, बेशक आपको मालूम हो। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए इशारा कर रहा हूं जिनको नहीं आता, है ना। तो आप ही बताइए, आंखों को देखने से सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, ताज होटल। एक बार आंखों को देखने से, क्योंकि लिखा भी उस तरह गया है, और सर जिसके बारे में बात होती है तो उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, तो ताज होटल के बारे में बात छिड़ गई, शुरू हो गई, है ना। Outside the Taj Hotel was standing several luxury cars at the time of terrorist attack. इस पूरे सेंटेंस का जो मतलब बनता है वो है
वो है जब टेररिस्ट अटैक हुआ, यानी आतंकवादी हमले के समय ताज होटल के बाहर बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी थी। पूरे सेंटेंस का मतलब ये सामने आया। हाँ ठीक है, आंखों को देखने पर ताज होटल लग रहा है, लेकिन जब वर्ब आई, वॉज स्टैंडिंग वर्ब है, क्योंकि आप वर्ब पहचानते हो इसलिए मैंने जल्दी अंडरलाइन कर दी। वॉज स्टैंडिंग या वर्ब है। वर्ब से अगर पूछे तेरा सब्जेक्ट कौन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें, तेरा सब्जेक्ट है कौन, तो वर्ब क्या बताएगी? वर्ब कहती है वॉज स्टैंडिंग। वर्ब कहती है वॉज स्टैंडिंग। वर्ब से पूछना कौन स्टैंडिंग। आपने पूरा सेंटेंस किसी के सामने बोला है कि आतंकवादी हमले के टाइम ताज होटल के बाहर बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी थी, तो वर्ब बताती है वॉज स्टैंडिंग। हम पूछते हैं वॉज स्टैंडिंग कौन, कौन वॉज स्टैंडिंग, कौन खड़ा था, तो वर्ब क्या जवाब देगी? ताज होटल खड़ा था। क्या जवाब देगी? सेवरल लग्जरी कार्स। तो बात कार्स की हो रही है, ताज होटल सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? कार्स। कार्स कैसे है सर? क्योंकि वर्ब का लिंक किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। वर्ब का लिंक किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा, दूसरे किसी वर्ड से नहीं। इसलिए वर्ब यहां बोलती है वॉज स्टैंडिंग। जब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, हम वर्ब से पूछ सकते हैं आपका सब्जेक्ट कौन है, आप ही बता दो, थोड़ा कंफ्यूजन है हमें, हम तो ताज होटल समझ के बैठे थे, है ना। तो वर्ब कह रही है वॉज स्टैंडिंग। वॉज स्टैंडिंग कौन स्टैंडिंग? ऐसा हो सकता है ताज होटल वॉज स्टैंडिंग, ये सेंस है आपके सेंटेंस का कि ताज होटल खड़ा था? नहीं। जो स्टूडेंट्स जानते हैं यहां इन्वर्जन यूज हुआ है। इन्वर्जन क्या होता है? जब सेंटेंस में वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में घूम रहा हो, तो इन्वर्जन चल रहा है। थोड़ा थोड़ा आपको ये पता चलेगा आगे इन्वर्जन किसको कह रहे हैं। बातें छोटी छोटी। पैरेललिज्म क्या है ना। फाइनाइट किसको कहते हैं, नॉन फाइनाइट किसको कहते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको पता है यहाँ, लेकिन कुछ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो बीच बीच में आती रहेगी वो बात। समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, एक बार आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि सेंटेंसेस कुछ और हैं, करीब हाफ एन आवर और ले जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि आज पूरा कर देंगे, लेकिन समझाने में पॉइंट को निकालें वो भी मज़ा नहीं है। स्टूडेंट को कुछ बताए बिना ही आपने ट्रेन बना रखी है, फटाफट निकालते जाओ, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। कैसी लगी आज की क्लास? आपका थम्स अप से जानना चाहूँगा। और मुझे खुशी है कि आपको जिस लेवल तक आता है उसके आगे टफ एरिया समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपके आंसर्स राइट आ रहे थे, है ना। बीच बीच में कुछ ने गलत दिए तो वो समझ गए होंगे कि उसका कारण क्या था, उसके पीछे कारण नहीं मालूम था, उनको भी पता चला। ओके, थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।